कंडाघाट सब डिवीजन के नाम पर परमिट जारी होने के बाद भी दो ई रिक्शा चालकों के सामने बेरोजगारी की दीवार खड़ी है। उनका कहना है कि पिछले 3 महीनों से वे अपने ई रिक्शा की किश्तें जेब से भरने को मजबूर हैं, जबकि उनके वाहन घर पर ही खड़े हैं। ई रिक्शा खरीद कर अपने रोजगार के सपने देखने वाले प्रकाश चंद ने बताया कि उन्हें कंडाघाट क्षेत्र में ई रिक्शा चलाने का परमिट दिया गया था, लेकिन जब वे अपना ई रिक्शा लेकर कंडाघाट गए तो कंडाघाट ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने उन्हें यह कहते हुए वहां ई रिक्शा चलाने से रोक दिया कि वे कंडाघाट के रहने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने सोलन में ई रिक्शा चलाने का प्रयास किया तो यहाँ की ऑटो यूनियन ने उन्हें यहाँ पर परमिट न होने की बात कहते हुए यहाँ काम नहीं करने दिया। अब वे परमिट व वाहन दोनों होने के बावजूद बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसी ही राम कहानी सोलन के अनिल शर्मा की है। उन्होंने भी प्रकाश चंद की तरह ही वाहन खरीदा और उन्हें कंडाघाट के लिए परमिट मिल भी गया, लेकिन समस्या तब आई जब वे अपना ई रिक्शा लेकर कंडाघाट पहुंचे। उन्हें भी वहां की यूनियन के सदस्यों ने स्थानीय न होने का हवाला देते हुए क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन नहीं करने दी। दोनों ने अब प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अपने ई रिक्शा चलाने के लिए सुरक्षा दी जाए या फिर उनके ई रिक्शा का मूल्य उन्हें दिया जाए ताकि वे फाइनेंस कंपनी को पैसा चुका सके। इस मामले में आरटीओ सुरेंद्र ठाकुर का कहना है कि इस तरह की कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जिस इलाके में वाहन चलाने का परमिट जारी किया गया है, वाहन चालकों को उसी इलाके में वाहन चलाना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति उन्हें ऐसा करने से रोकता है तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन्होंने बताया कि कंडाघाट सब डिवीजन के लिए अभी भी परमिट दिए जाने का काम जारी है। जी, मेरा नाम अजय शर्मा है। मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि कंडाघाट के परमिट निकले थे तो मैंने भी अप्लाई किया था, तो जिसमें मेरा ऑटो परमिट आ गया था। तो हमने ऑटो भी लिए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी, आरसी वगैरह एनीथिंग। उसके बाद हम कंडाघाट में चलाने के लिए गए तो कंडाघाट के कुछ जो ऑटो चालक है वो हमें रोक रहे थे, यहाँ पे गाड़ी नहीं चलानी। हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें भी ऑटो वहाँ पे चलाने दिए जाएं। रोकने का कारण क्या था कि जो मना करे चलाने? वो बोल रहे हैं कि आप यहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं तो आप यहाँ पे नहीं चला सकते हैं। तो मांग क्या कर रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि हमें कंडाघाट में ऑटो चलाने दिया जाए ताकि हम इसकी किस्तें दे सकें। ये कम से कम 3.5 से ऊपर का ऑटो है जो कि 2-3 महीने हो गए हैं जो खड़े हैं, जो इस टाइम खड़े हैं ये ऑटो। तो अपनी जेब से हम किस्तें दे रहे हैं। तो प्रशासन से मेरी यही मांग है कि हमें कंडाघाट में चलाने दिए जाए ऑटो। धन्यवाद। नाम प्रकाश चंद है। मैंने भी अपना एक ही ऑटो का परमिट अप्लाई किया था। जैसे कि माल को पता चला था कि कंडाघाट के इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट निकले। बेरोजगार तो हम भी थे, हमने भी एक परमिट अप्लाई कर दिया था जिसमें अपना परमिट निकल गया था। परमिट भी आ गया, हम गाड़ियाँ भी लेके आ गए। अब गाड़ियों के डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे पास प्रॉपर है। कंडाघाट हम चलाने जाते हैं तो हमारे को वहाँ के जो स्थायी निवासी वो रोक टोक करते हैं, वो हमारे को वहाँ चलने देते। वो बोलते कि तुम यहाँ के स्थायी निवासी नहीं है, तुम अपने एरिया में चलाओ। अपने एरिया में चलाया तो यहाँ के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है उसमें। अब सरकार से तो ये चाहते हैं कि अब हमने इतनी महंगी गाड़ियाँ ले तो लिए, किस्तें हम खड़ी गाड़ियों की दे रहे हैं, या तो उसको फिर अपने पास रख दे, हमारे को जो पैसा लगाया वो दे दिया जाए, या फिर हमारी वो गाड़ियाँ वहाँ पे चलाने दी जाए। तो सरकार से यही एक वो है कंडाघाट परमिट दी। जैसे 3 व्हीलर का है जी, 3 व्हीलर का जो है 20 किलोमीटर का परमिट है और ये कम से कम 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाते हैं। हमने कई बार मिले हैं, हमने कई बार इनके प्रधान जी को भी बोला, धर्मपाल जी को, इनको समझाओ जी हमारी सवारी लेके जाते हैं। अब मान लो हम मोन हेरिटेज पार्क जाते हैं या रंजी जाते हैं, मोनेस्ट्री पे जाते हैं, जबकि मोनेस्ट्री अलग डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, ये वहाँ भी चले जाते हैं। अगर हम उनसे 1000 मांगते हैं, ये 700-800 रुपये में 2000, तो हमारे पास काम कहाँ से है? हम भी सरकार को टैक्स दे रहे हैं। सरकार को इसकी तरफ संज्ञान लेना चाहिए कि अपने बगैर जब लोकल परमिट दे रखा है इनको कि लोकल चलिए आप, लोकल सराउंडिंग एरिया 20 किलोमीटर का है, पर ये तो शहर से बाहर जा रहे हैं ना सारे, और सारे टैक्सी का काम कर रहे हैं और कम रेट पे कर रहे हैं, तो हम तो भूखे मर जाएंगे हिसाब से। तो सरकार को इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि उन्हें पर्दे लगा के रखते हैं,
आप पर्दे इनके देखोगे दोनों तरफ इनके पर्दे थे, इनको दिखता ही कौन अंदर कौन बैठा और कौन नहीं बैठा। कल को क्या पता ये कौन से भी धंधे करते हो कि नहीं करते हो। इसलिए सरकार चाहती है इनके एक दो पर्दे खुलवाए जाए। हमारी गाड़ी कई बार इन्होंने ठोक दिए, पर्दे होते नहीं एकदम कट मार देते सवारी, एकदम ब्रेक मार देते सवारी के लिए उठाने के लिए। तो बोले पर्दे अपने खोलो ताकि पता लगे कौन ड्राइवर चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। सर रूट को लेके कभी विभाग से शिकायत की गई आपको? कई बार हमने शिकायत की विभाग से कि इनका जो रूट चेक किए जाए, और कई बार हमने बोला कि गाड़ियाँ वहाँ थी। हमने फ़ोन भी कई बार जो पहले वाले RTO साहब थे हमने फ़ोन भी किया कि ये गाड़ी चैल जा रही है उसको पकड़िए। हमने साधुपुल में पकड़े, उसकी वीडियो भी बना के भेजी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहते देखेंगे जी, उसको बुलाया 3 व्हीलर को, पता नहीं क्या किया क्या नहीं। जब हमने पूछा कहते हमने समझा दिया। समझा नहीं थोड़ा कुछ होता है, इसके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यूनियन किस प्रकार काम करेगा इस पे आगे? आगे तो हमारा यही है, हमने द्वारा इनके प्रधान जी धर्मपाल जी को बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। अगर ये ना माने, कल को कोई उन्नी निकी या मार कुटाई या इनके 3 व्हीलर को हम टक्कर मार देंगे तो हम कोई प्रशासन इसमें जिम्मेवार होगा, हम नहीं जिम्मेवार। मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। यदि आता है क्योंकि जहाँ की परमिशन हुई है, क्योंकि वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जिसमें डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट चेयरमैन होते हैं, उसकी अध्यक्षता में एक कमेटी होती है और वो डिसाइड करती है कि कहाँ के लिए अप्लाई किया है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, उसके आधार पर दिया जाता है। और जहाँ के लिए भी उसने अप्लाई किया है और उसको परमिट ग्रांट हुआ है, वो उसी सब डिवीज़न में ऑटो चला सकता है, उसके बाहर नहीं चला सकता। चाहे वो स्थायी निवासी कहीं भी किसी भी क्षेत्र का हो। जब एक बार परमिट वो मिल गया उसको तो वहीं पर चलाएगा वो, क्योंकि उस समय की एलिजिबिलिटी क्या थी वो उस हिसाब से देखा गया और उस समय का परमिट उसे दिया गया। अगर सर उस एरिया के यूनियन के द्वारा उसे रोका गया ऑटो चलाने के लिए, इस पे किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसमें तो FIR वो खुद व्यक्ति भी पुलिस थाने में जाके FIR किया जा सकता है। और ये तो उसका जो व्यवसाय करने का अधिकार है वो कहीं हमारे संविधान में उस किसी व्यक्ति को जिसके पास अथॉरिटेटिव ये परमिशन हो, जिसके पास कोई मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो, परमिट हो, तो उसके बावजूद भी उसे रोकना वो तो गैर कानूनी है। और अगर रोका जाता है डेफिनेटली उस आदमी को तो पुलिस थाने में FIR कर देनी चाहिए उनके विरुद्ध जो उसे रोक रहे हैं। तो सर जैसे कि इलेक्ट्रिक ऑटो चल रहे हैं कंडाहाट के क्षेत्र में, तो इनका कोई किराया भी डिसाइड हो रखा कि किस राय चले गए और किस क्राइटेरिया में चलने हैं? मुझे अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं है कि कंडाघाट में डिसाइड हुए कि नहीं हुए। सोलन में जरूर डिसाइड हुए, चाहे इलेक्ट्रिक ऑटो है चाहे दूसरे ऑटो है, सभी के लिए वही किराया है। पर कंडाघाट का मुझे अभी क्योंकि SDM साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग तो हुई थी, पर मुझे प्रॉपर इसका नॉलेज नहीं है कि क्या वहाँ पर रेट डिसाइड हुए हैं कि नहीं हुए। तो सर उनका क्राइटेरिया क्या है इसमें जो चलने का है? कैसे मतलब? जी सर, उसमें परमिट की कंडीशन के अनुसार 20 किलोमीटर है, परंतु वो सब डिवीजन के अंदर है। जो भी कंडाघाट सब डिवीजन के लिए ऑटो है, चाहे अर्की के लिए चाहे कसौली के लिए, यदि वो सब डिवीज़न उसमें उनके परमिट में मेंशन है तो वो सब डिवीज़न में चलेगा। और 20 किलोमीटर का जो हमारी परमिट कंडीशन है वो उसी सब डिवीज़न में मान्य होगी। यदि कोई इलेक्ट्रिक ये आदमी अप्लाई कर सकता है और इसमें RTE की जब बैठक होती है उसमें कंसीडर होते हैं जो नॉन एम्प्लॉयमेंट आदमी है, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। कंडाघाट के लिए अभी भी अप्लाई कर रहे हैं लोग, एप्लीकेशन दे रहे हैं, कसौली के लिए दे रहे हैं, अर्की के लिए दे रहे हैं और यहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सर इसमें सब्जेक्ट टू वो RTE का डिसीजन होगा और RTE द्वारा ही डिसाइड होता है कि हमने देना है और कि कौन सा ऑटो की परमिशन देनी है। ये सब कुछ RTE डिसाइड करता है। क्या सर इसमें वो व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है जिसके ऑलरेडी पहले से ऑटो हो? नहीं, ये अब जो सरकार की पॉलिसी है, एक व्यक्ति एक फैमिली जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके जो नाबालिग बच्चे हैं वो एक ऑटो रख सकता है।